मेरे 18वें जन्मदिन की रात मेरे बचपन के दो प्यार करने वाले दोस्तों ने चुपके से मुझे नशीली दवा दे दी। तभी मैंने उनके मन की बात सुनी। क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? अरे छोड़ो भी, हम 1 दशक से ज्यादा समय से उसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका अफेक्शन लेवल 90 पर ही अटका हुआ है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सिस्टम कहता है कि अगर हम में से कोई भी सफल हो जाता है तो हम अपनी असली दुनिया में लौट सकते हैं और हर एक को एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। इस बार मैं पहले कोशिश करूंगी। अगर मैं फेल हो गई तो तुम आ जाना। उसी रात उनमें से एक मेरे बिस्तर पर आ गई और अगली रात दूसरी भी चुपके से आ गई। बचपन से ही ये दोनों लड़कियां मुझे देखते ही मुझसे चिपक जाती थीं। अगर मेरे आसपास कोई दूसरी लड़की दिखती तो वे उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करती और उसे भगा देती। मुझे मिलने वाले किसी भी लव लेटर को मेरे खोलने से पहले ही फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। मेरे 18वें जन्मदिन पर उन्होंने अपनी योजना के तहत मुझे नशीली दवा देने का फैसला किया। मेरे पास उनके साथ खेलने और अनजान होने का नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वे बचपन से ही खूबसूरत थीं और अब शानदार जवान औरतें बन चुकी थीं। उनकी खूबसूरती टॉप सेलिब्रिटीज को टक्कर देती थी। यह मेरे लिए कोई बुरा सौदा नहीं था, लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब मुझे जीतने के लिए 1 साल तक मेरे साथ सोने के बाद भी उन्हें पता चला कि मेरा अफेक्शन लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। असल में यह काफी कम हो गया था। वे परेशान थीं और मैंने फिर से उनके मन की बात सुनी। धत तेरे की। हमने उसके साथ खाना खाया, सोए और खेले, फिर भी उसका अफेक्शन लेवल जरा भी नहीं हिला। यह तो असल में कम हो गया है। वाह, अब हम क्या करें? क्या हम कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे? बहन वान वान, मुझे तो असल में यहाँ बहुत अच्छा लगता है, भले ही हम वापस न जाएं। लिन शेंग हैंडसम है, अमीर है और बिस्तर पर भी बहुत अच्छा है। अरे बदतमीज, क्या सोच रही है? मिशन पूरा होने के बाद सिस्टम तुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता है। तू अपनी पसंद का कोई भी आदमी चुन सकती है। ये तो सच है, पर अब क्या करें? ये सब उस कमीने लिन शेंग की गलती है। मिशन पूरा करके जाने से पहले हम पक्का उसकी तीसरी टांग तोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने प्लान बी शुरू किया। उन्हें लगा कि वे मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ठीक उल्टा करने का फैसला किया। एक ऐसा आदमी ढूंढना जो मुझे उकसा सके और मुझ में घबराहट पैदा कर सके। उन दोनों ने कॉलेज के एक क्लासमेट को ढूंढा। वांग तेंग एक चालाक और मतलबी लड़का जिसे सब नापसंद करते थे। इत्तेफाक से वह शेन वान वान के परिवार की नैनी का बेटा भी था। उसी दिन उन्होंने वांग तेंग पर महंगे तोहफों की बारिश कर दी। एक ने उसे 3 लाख युआन की घड़ी दी तो दूसरे ने उतनी ही कीमत का एक शानदार कस्टम मेड सूट दिया। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। सब जानते थे कि वे पहले मेरे आसपास ही घूमती थीं, लेकिन अब वे किसी और आदमी पर लट्टू हो रही थीं। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। मुझे वे तनाव भरे रोमांस वाले नॉवेल याद आ गए जो मैंने पढ़े थे। अगर आम कहानियों वाली बातें सच हुईं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ सकती थी। ऐसी कहानियों में वह चालाक लड़का बचपन के प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग करने की साजिश रचता है और हीरो को फंसाकर बदनाम करता है। प्रेमी प्रेमिकाएं बिना सोचे समझे उस चालाक लड़के का साथ देती हैं और हीरो को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। वह बार बार उन्हें माफ करता है, बुरी तरह घायल हो जाता है और कभी कभी तो उसे घुटनों पर बैठकर थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। और ठीक जब वह उनसे दूर जाने की कोशिश करता है तो कोई काउंटडाउन वाला प्लॉट शुरू हो जाता है। यह सोचकर ही मैं कांप गया। मैं अभी कॉलेज में था और 24 घंटे बॉडीगार्ड साथ नहीं रख सकती था। साथ ही मेरा परिवार बचपन के इन दोनों दोस्तों को बहुत मानता था और हमारे परिवारों के बीच बिजनेस के रिश्ते भी थे। अपने माता पिता को उनके परिवारों के खिलाफ कुछ करने के लिए मनाना मुश्किल था। उन्हें शायद यही लगता कि मैं बस नखरे कर रहा हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत विदेश जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। 18 साल का होने के बाद हमारे परिवार लिन परिवार ने जियांग परिवार के साथ शादी का रिश्ता तय करने की शुरुआती तैयारी कर ली थी। हालांकि मैंने अपने बचपन के 2 दोस्तों से यह बात छिपाई थी। हाई स्कूल के दिनों में मेरी मंगेतर जियांग लोक्सी मुझे अक्सर लव लेटर देती थी, लेकिन मेरे बचपन के वे 2 दोस्त हर बार उन्हें फाड़ देते थे और उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उस समय वह विदेश में पढ़ाई कर रही थी। मैंने अपने परिवार को यह कहकर मना लिया कि मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगले ही दिन जैसे ही मैंने अपना सामान पैक किया, मेरे बचपन के वे दोनों साथी वापस आ गए और उस ग्रीन टी वाले लड़के को भी साथ ले आए। घर यूनिवर्सिटी के पास था और हम तीनों वहीं साथ रहते थे। मेरे सिर के ऊपर 92 की फेवरेबिलिटी रेटिंग देखकर उन दोनों महिलाओं ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में साफ उत्साह दिख रहा था। बेशक वह फेवरेबिलिटी रेटिंग सिर्फ उनका एक भ्रम था।
1 साल तक लगातार आजमाने के बाद मैंने इसका पैटर्न समझ लिया था। जब भी मुझे अंदर से उत्साह महसूस होता, रेटिंग बढ़ जाती। अगर मैं भावनात्मक रूप से अलग थलग रहता तो यह स्थिर रहती, और अगर मुझे घृणा महसूस होती तो यह गिर जाती। हालांकि यह कभी भी 70 से नीचे नहीं गई, शायद इसीलिए क्योंकि अंदर ही अंदर मैं उनसे सच में नफरत नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत खूबसूरत थीं और बिस्तर पर भी माहिर थीं। जाहिर है मैंने उस नंबर को बहुत कम होने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि वे और भी अजीब या हद से ज्यादा बुरा बर्ताव कर सकती हैं। जैसे ही मैं अपना सूटकेस लेकर सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, शेन वान वान ने रूखेपन से कहा, लिन शेंग, मैंने तुम्हें बस एक टेक्स्ट भेजा था कि वांग तेंग आज यहाँ रहने आ रहा है। ये सब क्या नखरे हैं? क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते? मेरी बचपन की एक और दोस्त सु किंग किंग ने झट से कहा, बिल्कुल लिन शेंग, क्या तुम थोड़ा बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? ऐसा करो, अपना बड़ा कमरा वांग तेंग को दे दो और तुम नीचे सीढ़ियों के पास वाले कमरे में रह लो। मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी आ गई। सीढ़ियों के पास वाला कमरा तो बस सामान रखने की जगह थी। मुझे उकसाने के मामले में इन दोनों की कोई हद ही नहीं थी। मैंने उन्हें मजाक भरी मुस्कान के साथ देखा। जरूरत नहीं है, मैं यहाँ रहकर तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में मजाक की चमक थी। उनकी चाल काम कर गई थी। उन्हें लगा लिन शेंग सच में जल रहा था। शेन वान वान ने ताना मारा, लिन शेंग, ये भाव खाने वाले नाटक बंद करो, ये हम पर काम नहीं करते। अगर आज इस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत है तो कभी वापस मत आना। सु किंग किंग ने पूरी नफरत के साथ देखा। बिल्कुल, यह पाखंडी नाटक बंद करो, इसे कौन देखना चाहता है? मैंने उनसे उलझना जरूरी नहीं समझा। मैं उन्हें धकेल कर नीचे जाने लगा। तभी वांग तेंग ने बेचारा बनने का नाटक किया। माफ करना भाई शेंग, यह सब मेरी गलती है। मैं ही यहाँ रहना चाहता था। अगर दोष देना है तो मुझे दो। मुझे पता है कि मैं यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। बोलते बोलते उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। मैं पहले से ही सावधान था। मैं उसे कैसे सफल होने देता? बस एक झटके से मैं हट गया और वांग तेंग हवा में हाथ पैर मारता हुआ सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैंने ठंडे भाव से देखा। वांग तेंग अपने नाटक में पूरी तरह डूबा हुआ था। जमीन पर चीख चिल्ला रहा था, लिन शेंग, तुमने हद कर दी। सु किंग किंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आतेंग बस तुमसे माफी मांगना चाहता था। तुमने उसे धक्का क्यों दिया? शेन वान वान की आवाज और भी ठंडी हो गई। लिन शेंग, अभी माफी मांगो, वरना हमारे माफ करने के बारे में सोचना भी मत। वांग तेंग ने कुछ और दर्द भरी आवाजें निकाली। बहन वान वान, शेंग भैया को दोष मत दो, यह मेरी ही गलती थी। अपना सूटकेस खींचते हुए मैं उनके इस नाटक को देखकर मुस्कुराया। शेन वान वान, सु किंग किंग, मैंने अभी कुछ नहीं किया और तुम अंधी तो हो नहीं। इसके अलावा इस घर में हर जगह सर्विलांस कैमरे लगे हैं। क्या मुझे तुम्हें दिखाने के लिए फुटेज निकालनी होगी? वे दोनों ठिठक गईं और इतनी दोषी महसूस कर रही थीं कि मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रही थीं। मैंने और कुछ नहीं कहा और उनके पास से गुजरते हुए बाहर निकलने के रास्ते की ओर बढ़ गया। सु किंग किंग सबसे पहले होश में आई। मुझे जाते हुए देखकर वह तेजी से बोली, शेंग भैया, भले ही ए तेंग से गलती से ऐसा हुआ हो, आप ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? उसे चोट लगी है। मैं रुका। मेरा हाथ अभी भी सूटकेस के हैंडल पर था। अगर उसे चोट लगी है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं बिल भी नहीं भरने वाला। शेन वान वान जोर से चिल्लाई, रुको, अगर आज तुमने उस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो कभी वापस मत आना। मैं बिना पीछे मुड़े चला गया। उसी रात मैं एक प्लेन में सवार हो गया। बाद में मुझे पता चला कि मेरे बचपन के वे दोनों दोस्त मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और कई बार मेरे घर पर हंगामा भी किया। हालांकि मैंने अपने परिवार को हिदायत दी थी कि वे मेरे ठिकाने के बारे में किसी को न बताए। कोई और चारा न होने पर उन्हें वापस उस बेवकूफ वांग तेंग के साथ घूमना फिरना पड़ा। वे तीनों आपस में काफी अच्छे से घुल मिल गए। जबकि विदेश में मैं 3 साल तक जियांग लुक्सी के साथ रहा। हमारा रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। 3 साल बाद मैं जियांग लुक्सी को घर वापस ले आया। एक तरफ मेरे पिता की सेहत बिगड़ रही थी और वे मुझ पर जोर डाल रहे थे कि मैं वापस आकर परिवार का बिजनेस संभालूं। दूसरी तरफ मैं जियांग लुक्सी से शादी करने की तैयारी कर रहा था। जब मैं उसका हाथ थामे एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने ऊपर मेरी ओर देखा और होंठ सिकोड़कर धमकी भरे अंदाज में कहा, लिन शेंग, अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। अगर तुमने कभी उन बचपन के दोस्तों के साथ मिलकर मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने प्यार से उसके बेदाग कोमल गाल को हल्के से दबाया। अरे जियांग, कैंपस की ब्यूटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें परेशान करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने मजाक में मेरी कमर पर चुटकी काटी और जवाब दिया, यह सच नहीं है। तुम तो हर रात मुझे परेशान करते हो।
मैं हंसा और उसे और करीब खींच लिया। तो आज रात मैं तुम्हें मुझे परेशान करने का मौका दूंगा। उसके कान तुरंत लाल हो गए और उसने मुझे मजाक भरी नाराजगी वाली नजर से देखा। जैसे ही हम एयरपोर्ट के एग्जिट पर पहुंचे, अचानक शेन वान वान और सु किंग किंग दिखाई दी। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। सु किंग किंग सबसे पहले दौड़कर आई और खड़े लहजे में पूछा, आखिर तुम पिछले 3 सालों से कहाँ थे? तुमने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? शेन वान वान एक कदम पीछे थी। उसकी नजर और भी ठंडी थी। लिन शेंग, मुझे पता है कि हम ए टैंक के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे और तुम्हें जलन हुई थी, लेकिन हमें चिढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे अजनबी हों। कृपया एक तरफ हट जाइए। मेरी मंगेतर थक गई है और उसे घर जाकर आराम करना है। मुझे जियांग लोक्सी को अपनी मंगेतर कहते हुए सुनकर वे दोनों तुरंत सन्न रह गईं। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए। सु किंग किंग चिल्लाई, मंगेतर, लिन शेंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम तीनों साथ बड़े हुए हैं, बचपन के साथी। तुम्हारी मंगेतर कब बनी मुझे पता क्यों नहीं चला? शेन वान वान ने जियांग लोक्सी को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने तुम्हें बहला फुसलाकर विदेश भेजा है ना? हाई स्कूल में वह तुम्हें रोज लव लेटर लिखती थी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है हमारा ध्यान खींचने के लिए? तुमने असल में इस सस्ती औरत को हमारे सामने नाटक करने के लिए हायर किया है। आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। जैसे ही जियांग लोक्सी कुछ कहने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। बहस क्यों करनी जब किसी को थप्पड़ मारने में ज्यादा मजा आता है? मैंने ठंडी नजरों से देखते हुए सीधे शेन वान वान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शेन वान वान, अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। थप्पड़ की तेज आवाज एयरपोर्ट के एग्जिट पर गूंज उठी। शेन वान वान ने अपना गाल पकड़ लिया और हैरानी भरी नजरों से मुझे देखने लगी। सु किंग किंग हैरान रह गई, वहीं जम गई। तुमने इसे मारा? शेन वान वान की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। वह थप्पड़ तुम्हें इज्जत करना सिखाने के लिए था। जियांग लोक्सी मेरी मंगेतर है, वह ऐसी नहीं है जिसका तुम अपमान कर सको। वे दोनों गुस्से से मुझे घूरने लगी। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे। कुछ ही पल बाद उनके मन की बात सुनाई दी। दीदी वान वान, अब क्या करें? क्या जियांग लोक्सी सच में उसकी मंगेतर है? अगर उनकी शादी हो जाती है तो क्या इसका मतलब है कि हमारा मिशन फेल हो जाएगा? शेन वान वान की मानसिक आवाज आई, नहीं, नामुमकिन। इतने सालों से सिर्फ हम ही उसके साथ रहे हैं। हमने उसे 3 साल से नहीं देखा, फिर भी देखो, हमारे लिए उसका अफेक्शन रेटिंग अभी भी 88 है। इससे साबित होता है कि वह अभी भी हमारी परवाह करता है। वह बस हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमने वांग तेंग के साथ किया था। सु किंग किंग ने राहत की सांस ली। इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लिन शेंग कितना चालाक है। असल में हमारे ही तरीके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कितना घटिया है। मिशन पूरा होने के बाद देखना मैं उसे कैसे परेशान करती हूँ। ये बातें सोचने के बाद दोनों का आत्मविश्वास लौट आया। शेन वान वान ने मुझे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आशेंग, मजाक बंद करो, पहले मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे जाने के बाद 3 साल तक हमने तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा। कोई न कोई रोज उसे साफ करता था। तभी शेन वान वान का फोन बजा। जवाब देते हुए उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अटेंग, कोई जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। खुदकुशी के बारे में सोचना भी मत। हम तुम्हें छोड़ नहीं रहे हैं, हम अभी वापस आ रहे हैं। सु किंग किंग के चेहरे के भाव भी तुरंत बदल गए। ऐसा लगा जैसे वे दोनों मेरा अस्तित्व ही भूल गए हों। बिना मेरी तरफ देखे वे जल्दी से वहां से चली गईं। जियांग लोक्सी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अशेंग, वे दोनों इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? मैंने उसके मुलायम गुलाबी गाल को हल्के से दबाया। उनका दिमाग थोड़ा खराब है। मैं बस उनके साथ मजाक कर रहा था। उन्हें छोड़ो, चलो जल्दी घर चलते हैं। उस शाम मेरे माता पिता ने मेरी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक शानदार दावत रखी। दावत के बीच में हैरानी की बात यह थी कि मेरे बचपन के वे दोनों दोस्त वांग टेंग के साथ वहां पहुंचे। वांग टेंग के हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। वह सीधे मुझसे मिलने आया। जब उसने जियांग लोक्सी को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और गहरी जलन की झलक दिखी, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर साफ उकसावे के भाव थे। लिन शेंग, बहुत दिनों बाद मिले। मैं आज यहाँ बहन वान वान और बहन किंग किंग को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें वापस सौंपने आया हूँ। वे पूरे 3 साल मेरे साथ रहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा उनके दिलों में रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। मुझे तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहिए था। यह सब मेरी गलती थी। यह कहते हुए उसने ठोकर खाने का नाटक किया और मेरी तरफ झपटा। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये आदमी सच में कुछ नहीं सीखता, वही हरकत फिर से कर रहा है।
मैंने तुरंत जियांग लोक्सी को आधा कदम पीछे खींच लिया। जोरदार छपाक की आवाज के साथ वांग टेंग सीधे स्विमिंग पूल में गिर गया। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा और घबराहट में चिल्लाने लगा, मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। मेहमान उसके चारों ओर जमा हो गए, वांग टेंग की तरफ उंगली उठाने और फुसफुसाने लगे। सु किंग किंग चिल्लाई, अटेंग, और उसे बचाने के लिए पूल में कूदने ही वाली थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। इतनी जल्दी क्या है, पानी तो अब बर्स केवल 1.2 मीटर गहरा है। सचमुच थोड़ा पानी में छपछपाने के बाद वांग टेंग खड़ा हो पाया। पानी उसके सीने तक ही था। वह अजीब तरह से खड़ा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। देखने वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाए। शेन वानवान ने मुझे गुस्से से घूरा और पानी में वांग टेंग की तरफ हाथ बढ़ाया। आतेंग, ऊपर आ जाओ। वांग टेंग को बाहर निकाला गया। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसका हाल बेहाल था। भाई शेंग, मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन क्या आपको मुझे इस तरह जलील करना जरूरी था? उसकी आवाज में दुख था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेन वानवान ने तुरंत उसके बाल पोंछने के लिए तौलिया उठाया, फिर गुस्से से मेरी तरफ घूरा। लिन शेंग, तुमने हद कर दी है। एतेंग अभी तुमसे माफी मांगने आया था। क्या तुम्हें सच में उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए था? तुम बस जलते हो, है ना? तुम्हें बुरा लग रहा है कि हम अब पहले की तरह तुम्हारे आसपास नहीं घूमते और तुम्हें डर है कि वह तुम्हारी जगह ले लेगा। सु किंग किंग ने दांत पीसते हुए कहा, लिन शेंग, अपनी हालत देखो। यह सब छोटी मोटी जलन की वजह से है। तुम जितना ज्यादा घमंडी और दबंग बनोगे, हम उतना ही एतेंग की तरफ जाएंगे। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे इतने सारी दुनिया देख रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह अंधे हैं? जियांग लोक्सी ने धीरे से कहा, बिल्कुल। लिन शेंग और मैं बस वहां खड़े थे। वही तो हम पर गिरने की जिद कर रहा था। आसपास के लोग मजाक उड़ाने लगे। हे भगवान, क्या यह कोई घटिया ड्रामा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, वह खुद ही गिरा। यंग मास्टर लिन ने तो उसे छुआ भी नहीं। वे इसके लिए लिन शेंग को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आजकल ग्रीन टी, दिखावटी मासूम टाइप की लड़कियां बहुत हैं, लेकिन ग्रीन टी वाला लड़का कम ही दिखता है। सबके सामने बेइज्जत होने पर वांग टेंग का चेहरा हरा और सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, यह मेरी अपनी लापरवाही थी। मैं भाई शेंग को दोष नहीं देता। शेन वानवान और सु किंग किंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने वांग टेंग को अपने पीछे छिपा लिया। सु किंग किंग ने देखने वालों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या जानते हो? एतेंग बहुत नेक दिल है। यह बस एक हादसा था। लिन शेंग आसानी से उसे पकड़ सकता था, लेकिन वह जानबूझकर हट गया। शेन वानवान ने मुझे गुस्से से घूरा, तुमने यह जानबूझकर किया। बस मान लो, तुम्हें जलन है कि एतेंग पिछले 3 सालों से हमारे साथ है, इसलिए तुम बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। जियांग लोक्सी ने ताना मारा, मेरे पति प्रतिष्ठित लिन ग्रुप के इकलौते वारिस हैं। क्या उन्हें सच में एक नैनी के बेटे से जलन होगी? एक ऐसा इंसान जो यहाँ सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि तुम उसे साथ लाई थी। वह खुद को क्या समझता है? उस एक शब्द पतियादिन ने बचपन के उन दोनों ट्रांस माइग्रेटर्स को बुरी तरह भड़का दिया। शेन वानवान गुस्से से कांपने लगी। जियांग लोक्सी, अपना मुंह बंद करो। कौन है तुम्हारा पति? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? सु किंग किंग ने जियांग लोक्सी को गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम वही बदचलन औरत हो जिसने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। मेरी आंखों में एक भयानक जानलेवा चमक आ गई। मैं आगे बढ़ा और दोनों के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? अगर तुमने मेरी मंगेतर का दोबारा अपमान किया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। शेन और सु परिवार आज जिस मुकाम पर हैं, वह मेरे लिन परिवार के समर्थन की वजह से ही है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत नरमी बरती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अभी के अभी घुटने टेको और मेरी मंगेतर से माफी मांगो, वरना लीन परिवार के बेरहम रवैये के लिए मुझे दोष मत देना। इन दोनों ट्रांसमाइग्रेटर्स को अपनी औकात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने मेरे पैर तोड़ने और मुझे प्रताड़ित करने के सपने भी देखे थे। अब जब मैं पारिवारिक बिजनेस संभालने के लिए वापस आ गया हूँ, तो सबसे पहले मैं इन्हीं दोनों को सबक सिखाऊंगा। शेन वानवान और सु किंग किंग ने अपने चेहरे पकड़ ली और हैरानी भरी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई मेरी कड़क आवाज देखकर दंग रह गया। लिन शेंग, तुम? शेन वानवान की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। मैंने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। घुटने टेको और माफी मांगो, सु किंग किंग चिल्लाई। भैया शेंग,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमें उसके सामने घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? मेरी आंखों में एक बेरहम चमक आ गई। मैंने अपना फोन निकाला और सीधे असिस्टेंट जू को फोन किया। सबको बता दो, कल से लिन ग्रुप शेन और सू परिवारों के साथ सारा सहयोग खत्म कर रहा है। साथ ही दोनों कंपनियों में हमारे सारे शेयर बेच दो और जो पेमेंट उन्हें हमें करना है उसके लिए तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करो। फोन कटते ही वहां हड़कंप मच गया। मेहमान तो बस मेरी घर वापसी की दावत में शामिल होने आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा नाटकीय नजारा देखने को मिलेगा। और इस बिजनेस वॉर की शुरुआत असल में एक नैनी के बेटे ने की थी। इससे साफ पता चलता है शेन और सू परिवारों की वारिस लड़कियों में जरा भी अक्ल नहीं है। एक नैनी के बेटे के लिए यंग मास्टर लिन से पंगा लेना, क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? लिन परिवार के बिना आज शेन और सू परिवार सड़क पर आ जाएंगे। शेन वान वान घबराहट में दौड़ी हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं आशेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सू किंग किंग भी चिल्लाई। उसकी आंखों में घबराहट थी। भैया शेंग, हम बचपन के साथी हैं, हम साथ बड़े हुए हैं, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम आपसे प्यार करते हैं। हमने तो बस वांग तेंग का इस्तेमाल आपको उकसाने के लिए किया था। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। अब अपनी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अंदर जबरदस्त नफरत की लहर उठी और उनके लिए मेरी फेवरेबिलिटी रेटिंग तुरंत 40 से नीचे गिर गई। तभी एक अजीब नजारा दिखा। शेन वान वान और सू किंग किंग अचानक अपने सिर पकड़कर दर्द से नीचे बैठ गईं। सिस्टम वार्निंग, फेवरेबिलिटी रेटिंग 40 से कम, सज्जा का प्रोटोकॉल शुरू हो रहा है। उनके दिलों में दहशत भर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी फेवरेबिलिटी रेटिंग इतनी तेजी से कैसे गिर सकती है? आखिर हो क्या रहा था? अचानक उनके शरीर में बिजली की तेज लहर दौड़ गई, जिससे उनकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। सिस्टम, मेरी गलती थी, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देकर सजा मत दो। वे तड़पते हुए चिल्लाने लगी। मेहमान हैरान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, या वे अचानक हवा में बेतुकी बातें क्यों करने लगी हैं। जियांग लुक्सी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा, हबी, इनके साथ क्या हो रहा है? मैंने उसे प्यार से शांत किया। बस थोड़ा ड्रामा है, इन पर ध्यान मत दो। मैंने सिक्योरिटी टीम के हेड की ओर मुड़कर कहा, इन तीनों उपद्रवियों को काबू करो, इनसे 3 बार सिर झुकाकर माफी मंगवाओ और फिर बाहर निकाल दो। आज के बाद इनके लिन हाउस में कदम रखने पर पाबंदी है। बॉडीगार्ड्स का हेड तुरंत अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ा, जबरदस्ती उन तीनों को घुटनों के बल बिठाया और बार बार जमीन पर सिर पटक कर माफी मंगवाई। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शेन वान वान और सू किंग किंग के शरीर ढीले पड़ गए थे और वे बमुश्किल होश में थीं। उनमें विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। सिर झुकाकर माफी मांगने का काम पूरा होने के बाद बॉडीगार्ड्स ने उन तीनों को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरे माता पिता दूर से यह सब देख रहे थे। नाराज होने के बजाय वे काफी खुश थे। भले ही वे मेरे बचपन के साथी थे, लेकिन एक कॉरपोरेट ग्रुप के वारिस के तौर पर अगर मैं सिर्फ नरम दिल या भावुक लगाव दिखाता तो अपने माता पिता को बहुत निराश करता। पार्टी से बाहर फेंके जाने के बाद वे तीनों बड़बड़ाते और कोसते हुए जमीन से उठे। वांग तेंग की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी पुरानी चाल चलते हुए कहा, दीदी वान वान, दीदी किंग किंग, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो लिन शेंग आपके साथ ऐसा बर्ताव न करता। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ और मैंने आप दोनों को इस मुसीबत में फंसा दिया। उसने काफी देर तक यह नाटक किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे दोनों महिलाएं उसे सांत्वना देने के लिए नहीं दौड़ रही थीं, जैसा वे पिछले 3 सालों से किया करती थीं। इसके बजाय उनकी आंखों में सिर्फ नफरत और भयंकर चिढ़ थी। घबराकर वांग तेंग ने जल्दी से कहा, दीदी वान वान, दीदी किंग किंग, आप दोनों कितनी कमाल की हैं। बस लिन शेंग आपकी कद्र करना नहीं जानता। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे प्यार करूंगा और आपकी पूरी कद्र करूंगा। जो वादा मैंने किया था उसका यह लालच और बकवास सुनकर शेन वान वान का पारा चढ़ गया। पिछले कुछ वर्षों से वह इन दोनों अमीर महिलाओं के कोमल आलिंगन और ऐश ओ आराम में डूबा हुआ था और उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वह दोनों अमीर लड़कियों से शादी करने के सपने देख रहा था। गुस्से में आकर शेन वान वान ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वांग तेंग, अपना गंदा मुंह बंद करो। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि हमारे लिए अपने मन में ऐसी घिनौनी भावनाएं मत रखना? तुम हमारे लिए बस एक मामूली जरिया थे जिससे हम लिन शेंग को उकसा सकें। क्या तुम्हें सच में लगा कि हम तुम्हें पसंद करते थे? सू किंग किंग ने भी वांग
तेंग के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा, तुम एक नैनी के बेटे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे प्यार के लायक हो? तुम लिन शेंग के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, दुआ करो कि लिन शेंग हमें माफ कर दे, वरना दीदी वान वान और मैं तुम्हारी वह हालत करेंगी कि तुम जीने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारी शक्ल देखकर हमें उल्टी आती है। वांग तेंग बुरी तरह रोने लगा और चिल्लाया, लेकिन शेन वान वान, सू किंग किंग, तुम दोनों को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला और तुम्हारी परवाह करने वाला मैं हूँ। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, भाड़ में जाओ। दोनों लड़कियों ने उसे वहीं लात मारकर सड़क पर गिरा दिया और बिना पीछे मुड़े गाड़ी में बैठकर चली गईं। वांग तेंग बिल्कुल अकेला सड़क के किनारे दुबक कर रोने लगा। पिछले कुछ सालों में उसे अमीर लाइफस्टाइल की ऐसी लत लग चुकी थी कि वह अपनी औकात भूल चुका था। उसने रोते हुए नफरत से कहा, शेन वान वान, सू किंग किंग, तुम सबने मुझे जलील किया है, मेरा फायदा उठाया है। देख लेना, मैं तुम दोनों से इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन उसका बदला लेने का समय कभी नहीं आया। अगले ही दिन लीन ग्रुप के कड़े एक्शन की वजह से शेन कॉरपोरेशन और सू कॉरपोरेशन के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिर गए। दोनों कंपनियों का बिजनेस पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। शेन परिवार और सू परिवार के मालिक बदहवास हो गए। वे तुरंत अपनी कीमती गाड़ियां और महंगे तोहफे लेकर लिन हाउस की तरफ दौड़े ताकि वे घुटने टेक कर यंग मास्टर लिन शेंग से माफी मांग सकें और अपने परिवारों को बर्बाद होने से बचा सकें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस कहानी की स्क्रिप्ट अब लिन शेंग खुद लिख रहा था।